तो सबसे कम। कोई बात नहीं, अब अपने पे फोकस करो अब, लेकिन इसको स्कोर कार्ड जरूर भेजना ताकि हमें पता लगे नेक्स्ट टाइम आपको किस किस में फोकस करना है, ठीक है? सर निशान धीमान को 82 कुछ है। क्या किसका कह रहे हो? निशान धीमान सर। अच्छा, कैटेगरी SC हो जाएगा फिर तो। 82 पॉइंट कुछ मिल रहे हैं उसके समथिंग। एससी में तो हो जाता है आराम से। सर हाँ मैंने आपको भेजता हूँ उसका और अपना भी। एक सेकेंड, तुम्हारे कितने हैं? चलो भेज दो तुम भी। यस सर। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। चलिए फिर, आज जो हम बात करेंगे बच्चे, वो बेसिकली हमने बात करनी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जो दो बात करने वाले हैं आज, वो एक तो है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या होगा बच्चे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम कोशिश करेंगे कि ये तो पूरा ही हो जाए हमारे। लेकिन आज के लेक्चर को शुरुआत करने से पहले देखो, स्क्रीन चेंज तो नहीं हो रही ना? वही है ना? ये स्क्रीन चेंज हो रही है? कैसे मतलब सर? व्हाइट वाली है मतलब? व्हाइट वाली है, जो लिखा हुआ है वही दिख रहा है ना सिर्फ? यस सर। चलो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम बात करें तो ध्यान देखो, एक चीज काम करने की है, वो है विजुअल एंगल। वो जो तुम सबसे पहले पढ़ोगे, किसी को पता है विजुअल एंगल क्या होता है? किसी को भी पता है विजुअल एंगल क्या होता है बच्चों? एनीबडी? नहीं। देखो, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो माइक्रोस्कोप, सिंपल हो, कंपाउंड हो, कैसा भी हो, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हमें क्या करना होता है? चीजों को मैग्नीफाई करके देखना होता है, राइट? यही होता है ना भाई? अगर मेरे को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मेरे को चीजों को बड़ा करके देखना है, यही होगा सबसे मेन रीजन। तो आपको हाथ में आपने मैग्नीफायर लेंस, कई बच्चों ने यूज किया होगा, मैग्नीफायर लेंस किया है कईयों ने यूज? यस अरे सर। जवाब तो दो, बाकी जो बच्चे बैठे हैं बच्चे प्लीज जवाब दिया करो ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन बैठा है यहाँ। मैग्नीफाई लेंस देखा हुआ किसी ने? नॉर्मल मैग्नीफाई लेंस? नीशु, सुजल, संदीप, यामिनी, आयुष, शिवांश, नमित, जाग रहे हो सब? यस सर। हाँ तो जवाब दो, हाँ या ना, कुछ एक जवाब तो होगा ना। शांत क्यों बैठे? हाँ, तो वो क्या होता है बच्चे, हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो। अब वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है या जैसे भी, उसकी जरूरत भी क्यों पड़ती है भाई? हमको चीजों को बड़ा करके देखना है। और चीजों को बड़ा करके क्यों देखना है? क्योंकि वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख पाती। तो अगर किसी चीज की मैग्निफिकेशन पावर देखनी है या मैग्निफिकेशन देखनी है सिंपल, तो वो किससे कंपेयर करोगे? पहले तो ये देखोगे ना कि तुम्हें वो चीज कितनी बड़ी से बड़ी दिख पा रही है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए, सिर्फ नेकेड आई से। नेकेड आई से तुम कितना उसको बड़ा देख पाते हो, वही होता है हमारा विजुअल एंगल। समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोलते हैं सर? विजुअल एंगल। देखो कैसे। अब देखो, तुम किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, तुम्हें ये कितना बड़ा दिख सकता है? जब तुमने देखा है, तुम्हारे जब पास किसी ऑब्जेक्ट को ले आऊं तब उसकी इमेज तुम्हें बड़ी दिखती है या कोई दूर पड़ा हो उसकी बड़ी इमेज बड़ी दिखती है? पास वाले की बड़ी दिखती है। पास वाले की दिखते हैं ना सर, बड़े बड़े आ जाते हैं। जब जैसे कि कोई पास में आता है, वो हमें बड़ा दिखने लग जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? ये एंगल ही है जो चेंज होता है। देखो कैसे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पर कितना एंगल बना रहा है, उसी को बोलते हैं बच्चे विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, ये हो गया हमारा विजुअल एंगल। इसको जनरली अल्फा से लिखा जाता है। अल्फा क्या हो गया? विजुअल एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अब यही ऑब्जेक्ट मान लो मेरे पास आ जाए, सेम हाइट का है, देखना, यहां ले आऊं, हाइट में तो कोई चेंज नहीं किया। देखो, क्या ब्लू और हाइट रेड वाले में कोई बड़ा है?
ये दोनों सेम हाइट के हैं, देखो ध्यान से, आप खुद देख लो, ब्लू और रेड में कौन बड़ा है, क्या बोलोगे? दोनों की हाइट क्या है सर? बिल्कुल सेम। सेम है। लेकिन आप देखो रेड वाला जब वो एंगल बना रहा है आईज पे, वो बड़ा बना रहा है या छोटा बना रहा है? आप खुद देखो, बड़ा एंगल बना रहा है। बड़ा। तो जैसे जैसे पास आता जाता है ऑब्जेक्ट, उसका एंगल जो विजुअल एंगल है वो बढ़ता जाता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है। तो आप जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करोगे मैग्निफिकेशन, कि कोई इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन होती है, वो उससे डिफाइन होती है कि आप उसको नेकेड आई से कितना देख पा रहे थे बड़ा, और उसके कंपैरिजन में इंस्ट्रूमेंट ने कितना। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे 5 यूनिट्स का, ठीक, उसका साइज 5 यूनिट्स देख पा रहे, उसका एंगल है, साइज है, जो भी, लेकिन आपने माइक्रोस्कोप लगाया तो वो आपको कितने यूनिट्स का दिख गया? 15 यूनिट्स का। तो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप ने कितना कर दिया? बताओ, कितने टाइम्स बढ़ा दिया उसके साइज को तुम्हारे लिए? 3 टाइम्स बढ़ा दिया। 3 टाइम्स बढ़ा दिया, क्योंकि तुम्हें पहले वो 5 यूनिट्स का दिख रहा था, अब 15 यूनिट्स का दिख रहा है। अब वो 5 यूनिट्स क्या है? ये 5 यूनिट्स कब दिखेगा तुम्हें? मैक्सिमम साइज है नेकेड आई से। और साइज मैक्सिमम कब दिखता है तुम्हें? किसी भी बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जब तुम सबसे मैक्सिमम कब देख पाओगे? जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो? पढ़ा हुआ है जो भाई, जैसे जैसे वो पास आता है उसका साइज मेरे को क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। तो वो कितनी पास है कि मेरे को उसका साइज बड़ा दिखे? कितनी पास आ सकता है मैक्सिमम? 25 सेंटीमीटर। हाँ, कितनी साइज आ सकता है? वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? डी से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा को हम कितनी पास लाके देख सकते हैं सर? 25 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें सही से दिखाई नहीं देता। तो हम मैक्सिमम, पहले तो किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप पे रखने से पहले उस ऑब्जेक्ट को हम कितने नेकेड आई से देखेंगे और कितने डिस्टेंस पर रख के देखेंगे? 25 सेंटीमीटर पर डी डिस्टेंस पर। अब यहां पर देखेंगे कि ये मेरे को कितने साइज, इसका एंगल मुझे कितना दिख रहा है एंगल। इस एंगल को बोलता हूं विजुअल एंगल। ये अगर हाइट है ऑब्जेक्ट की HO, तो अगर एंगल्स स्मॉल है, रेज पैरेक्सियल हैं, एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो अल्फा लिख लो, चाहे टेंजेंट अल्फा लिख लो, चाहे साइन अल्फा लिख लो, चाहे सिंपल अल्फा लिख लो, ये तीनों एक ही बात होती है। ये बात सबको पता है ना, पहले भी हमने की थी। तो यहां से टेंजेंट अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगी? आप खुद बताओ, क्या होगी यहां से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू? HO/D, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय D। ये हमेशा फिक्स रहेगा बच्चे। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर विजुअल एंगल निकालोगे उसका फॉर्मूला यही रहेगा, H0/D। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सर मतलब अगर H0 चेंज होगा तो ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, H0/D यही इसका रहेगा। ये क्या है सर? मैक्सिमम मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, यानी सिर्फ नेकेड आई से कितना बड़ा देख सकता हूं एंगल की फॉर्म में, वो ये है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर विजुअल एंगल क्या होता है? नो सर। चलो फिर अब आगे। अब क्या करते हैं सर? अब अगर मेरे को इससे भी बड़ा करके देखना हो उस ऑब्जेक्ट को, ये तो मैं नेकेड आई से देख रहा हूं, इससे भी बड़ा करके देखना हो ऑब्जेक्ट को, तो मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ रहा है। सबसे पहले उसका नाम क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ये सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है यहां पर, ठीक, ये एक लेंस है। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये वही लेंस है जो आप अपने मैग्नीफायर में यूज करते हो, जो आपको मैग्नीफायर जो जासूस लेके घूमते रहते हैं, वही, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक। अब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, मान लो कहीं पर भी। अब मैं चाहूं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी रख सकता हूं, और वैसे अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट रखना है तो नॉर्मल भी रख देता हूं। अब मान लो ये इसका फोकस हो गया। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां, अब बताओ मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं? सोचो, मेरे को ऑब्जेक्ट की बड़ी से बड़ी इमेज चाहिए या छोटी से छोटी इमेज चाहिए? बताओ। बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी। अब ये कन्वेक्स केस का केस है, ये एनलार्ज इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो? सोचो। बियॉन्ड द फोकस।
हाँ, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में पड़ा हो। तो मैं उस लेंस को कहीं ऐसे एडजस्ट करता हूं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में लेंस है, तो इस ऑब्जेक्ट लेंस को ऐसे एडजस्ट करता हूं, ऐसे करते हैं ना, देखा होगा तुमने, ऐसे ऐसे करते हैं, तो कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाए, इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में आ जाए। तो यहां पर अब मैं उस ऑब्जेक्ट को रखूंगा। अब क्या होगा सर, अब वही हमारा रे डायग्राम फॉलो होगा। है ना। अब यहां से अगर राइट रे कोई पैरेलल जाती है तो वो कहां से टकराती है सर, ऑब्वियस ही बात है, पैरेलल राइट रे कहां से हमेशा पास होगी, फोकस से। ठीक। दूसरी लाइट रे मान लो कहां से जा रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और वो अनडेविएटेड चली जाएगी। अब ये रेस क्या कहीं मिलती हुई नजर आ रही है आप सबको, बताओ। नो सर। तो नो इसको कहां सर। पर एक्सटेंड करेंगे, पीछे, बैकवर्ड। बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो बैकवर्ड ये मान लो यहां से इन वापिस यहां पर कहीं मिलेंगी, और यहीं पर मेरी क्या बनेगी बच्चे, इमेज इमेज। बनेगी। ये इमेज मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरी वर्चुअल एनीरेक्ट। देखो कितनी बड़ी इमेज बना दी इसने, कितनी बड़ी इसने इमेज बना दी। ए एंड ये बी, ए डैश बी डैश बोल दो क्योंकि ए बी तो ये हो गया। अब ये इमेज कौन देखेगा सर, यहां पर आईज होंगी, ये आईज देखेंगी। अब ध्यान से देखना, आईज ने इमेज को जो एंगल बनाया, देखना, एंगल सबटेंडेड बाय आईज या एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आईज। अब इस लाइन को लेते जाओ, इमेज वाली लाइन ये है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आईज पर कितना एंगल बना रही है सर, इतना एंगल बना रही है। इसको क्या बोल देते हैं, बीटा। तो मैं बीटा क्या बोल रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई। समझ में आ रहा है क्या सबको, यस और नो, देख लो अच्छे से। बीटा क्या है और अल्फा क्या था सर, अल्फा मैंने कहा था एक ही बार निकालना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसका फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, एच नोट बाय अल्फा क्या था मेरे पास, एच नोट बाय, बोलो, एच नोट बाय कहां पर रखते, डी, कैपिटल डी। तो अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर मैग्निफिकेशन देखनी है तो मैं कैसे बता पाऊंगा, पहले तो तुम वो देखोगे कि तुम कितना बड़ा करके उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, है ना, वो है अल्फा। और फिर इमेज कितनी बड़ी उसको देखा पाती है, तुम किसी माइक्रोस्कोप ने उसको कितना बड़ा दिखाया, वो है बीटा। तो बीटा बाय अल्फा, यही तुम्हारी पास क्या हो जाएगी सर, मैग्निफिकेशन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। याद रखना, अब मैग्निफिकेशन का हमेशा फॉर्मूला याद रखना। इस एंगल्स की केस में क्या होगा सर, एंगुलर का, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है सर, उस इंस्ट्रूमेंट के कारण जो इमेज बनी है उसने आईज पे कितना एंगल बनाया है वो, और अल्फा ने, अल्फा क्या है सर, अल्फा द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या माइक्रोस्कोप के आगे पड़ा होना चाहिए, नेकेड आई से होना चाहिए, नेकेड आई। नेकेड आई से। याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये एंगल भी बना दो, ये अल्फा नहीं होगा। नहीं, अल्फा हमेशा कहां से देखना है सर, नेकेड आई से। अब बस वैल्यू पुट कर दो। अब यहां पर बीटा बताओ कैसे निकालोगे, मैंने कहा एंगल्स बहुत छोटे हैं तो टेंजेंट बीटा निकाल दो, वही बीटा होगा। बताना कैसे निकालोगे बीटा, ये टेंजेंट बीटा। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो छोटे वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक बड़े वाला बन रहा है। पहले मैं डिस्टेंस बता देता हूं बच्चे, यहां से ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हो तुम, बताओ, ऑब्जेक्ट से सेंटर, ओ यू बोलते हो ना, यू। तो यू लिख देंगे, लेकिन यू ई लिख रहा हूं अभी के लिए मैं, क्यों लिख रहा हूं ई साथ में, वो नेक्स्ट टॉपिक में पता लग जाएगा। अच्छा, ये इमेज बनी है, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, बताओ, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर वी। तक, वी। डी। तो इसको क्या लिख दूंगा, वी ई लिख दूंगा, सिंपल। अच्छा, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है सर, उसका फोकल लेंथ। तो इसको क्या लिख दूंगा, एफ ई। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, यहां पर ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ई। ठीक है सर, ये हटा दो, चाहे एक ही जगह लिख दो।
अब ध्यान से बताओ बीटा कैसे, अल्फा तो आप सबको पता है, आपने निकाल ही लिया, अल्फा की जगह तो क्या लिखोगे बच्चे, H0/d, लेकिन ऊपर बीटा है, बीटा की जगह क्या लिखूं बताओ, टेंजेंट बीटा कैसे निकालोगे, छोटे ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, बड़े ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, किससे ज्यादा सही लिखेगी, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ छोटे ट्रायंगल से निकालूं या बड़े ट्रायंगल से निकालूं, क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं, जितना सोचोगे उतना समझ में आने वाली है चीजें। सर रिपीट करना एक बार। टेंजेंट बीटा निकालना है, कैसे निकालूं, छोटे वाले ट्रायंगल से, छोटे वाला ट्रायंगल बोले तो ABO, या बड़े ट्रायंगल से निकालूं A'(B')O से, एंगल तो सेम नहीं रहेगा, एंगल तो जिस सेम है, मर्जी लेकिन से। मैं कौन से ट्रायंगल से निकालूं, छोटे वाले से, बड़े वाले से। अब बड़े वाले से अगर लेना होगा ना, तो मेरे को बड़े वाले की एक तो क्या पता होनी चाहिए, इमेज की हाइट, क्योंकि टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया HI और बेस हो गया ये, लेकिन मेरे को HI के बारे में तो अभी कोई जानकारी है ही नहीं, लेकिन मेरे को इतना तो पता होगा ना, जिस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर रहा हूं उसकी हाइट कितनी है, हाँ या ना, जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं उसकी हाइट तो मेरे को पता होगी ना, ऑब्वियस सी बात है सर, तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को पता है, तो टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABO में बताओ टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे बताना, H0 H0 या HO, और बेस कितना है, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बेस कितना है, UE UE, तो टेंजेंट बीटा की जगह बीटा लिख दो, क्योंकि एंगल स्मॉल है, तो HO/UE बीटा की वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू पुट कर दो, बीटा की जगह HO/UE, तो अब क्या से क्या कट रहा है, काट दो, H0 से H0 कट गया, D डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो कहाँ आ जाएगा ऊपर, सर एक बार रिपीट करना, आपने A'(B')O क्यों नहीं लिया ट्रायंगल? A'(B')O इसीलिए नहीं लिया क्योंकि A'(B') में मेरे को हाइट ऑफ इमेज पता होनी चाहिए, वो मेरे को पता ही नहीं थी अभी, लेकिन मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, इसलिए मैंने छोटे वाला ट्रायंगल लिया। यस सर। ठीक, अब मैंने इसको मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैंने U को UE लिखा, V को VE लिखा है ना, F को FE लिखा, तो मैग्निफिकेशन को भी ME लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं बाद में पता लगेगा। तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, बीटा/अल्फा। किसी भी तरह की एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने है तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करना है, बीटा और अल्फा, जिसमें अल्फा तो फिक्स रहने वाला है, जो कि क्या है, H0/d, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड, H0/E ही रहे, H0/d ही रहेगा अल्फा। अब बीटा तुमने निकाल दिया, दोनों को डिवाइड करके आया ME, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कितना आया बच्चे, बोलो साथ साथ, कितना आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है अब, कितना आया बताओ, D/H0 ध्यान से देखो, D/H0 UE UE है ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ, D तो आपको पता है कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, और U क्या होता है सर, UE क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये तो है जनरल फॉर्मूला, ये तो क्या है सर, जनरल फॉर्मूला। अब देखो इसके भी दो केस बनेंगे, अब पहला केस तो क्या है सर, पहला केस तो सर यहां पर रहेगा, मेरे को D/UE की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को क्या नहीं पता, देखो D तो मेरे को पता है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, लेकिन अभी भी मेरे को क्या नहीं पता बच्चे, मैग्निफिकेशन के लिए दो चीजें चाहिए, D तो पता है, दूसरी चीज क्या है जो नहीं पता, इमेज की हाइट। ना ना ना, देखो मैग्निफिकेशन के फाइनल फॉर्मूले में देखो, सोचो UE। थोड़ा, UE क्या नहीं पता मेरे को, UE कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इतना तो पता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, लेकिन किस डिस्टेंस पे है, क्या ये पता है क्या, नहीं पता सर। अगर ये पता लग जाए तो मैग्निफिकेशन पता लग जाएगा। इसी को वेरी करने के दो केस हैं, देखो पहला, अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर सर मेरे को ये इमेज सबसे बड़ी देखनी है, आखिर में चाहे इंस्ट्रूमेंट से देखूंगा, देखेगा तो कौन, कोई रोबोट आके देखेगा क्या, इंस्ट्रूमेंट लगा के भी कौन देख रहा है, मैं ही देखूंगा, हाँ या ना। अब मेरे को इमेज दिख रही है
वो बड़ी तो दिख रही है, लेकिन उसको भी मैंने सबसे बड़ा करके देखना है, तो वो मेरी आंखों पे कहां पर बननी चाहिए, कितने सेंटीमीटर पर, कि वो सबसे बड़ी दिखे मेरे को इमेज? 25 सेंटीमीटर पर। 25 सेंटीमीटर पर। यानी सर अब एक बात बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। आओ, लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर एफ ई लिख दिया था, वी ई लिख दिया था और यू ई लिख दिया था। फोकल लेंथ बताना है इसकी, ऑब्वियसली बात है कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव है। वीई अभी बताते हैं, यू तो हमें निकालना है तो इसको तो छेड़ा नहीं। वीई की जगह क्या लिखूं बताओ? वीई की जगह अब मैंने बोला कि ये इमेज मेरे को सबसे बड़ी कब दिखेगी? जब ये इमेज कहां बने? मेरी आईज से 25 सेंटीमीटर यानी डी पर। डी ही तो है 25, तो ये इमेज डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? डी के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह डी लिख दो, क्योंकि लेफ्ट साइड बनी है, लेफ्ट साइड बनी है सर, और लेफ्ट साइड अगर बनी है तो सर माइनस का डी लिख दूं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी मेरा कहां है बच्चे? लेफ्ट साइड, तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अब करना कंपेयर, -1/d और यहां पर क्या आ जाएगा? +1/ue। क्या माइनस माइनस प्लस? तो बताओ 1/ue किसके इक्वल आ गया? या 1/ue नहीं निकालना, सीधा d/ue निकाल दो। कैसे निकालोगे d/ue? पूरी इक्वेशन को d से क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। तो d/f इज इक्वल टू -d/d प्लस d/ue। d/d तो हो गया 1 माइनस का, तो ये माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 प्लस d/f इज इक्वल टू d/ क्या आ जाएगा? ue। तो तुमने d/ue की जगह बस क्या लिख देना है? d1 प्लस d/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये बन गया तुम्हारा। क्या बन गया सर? 1 प्लस d/f। लेकिन ये कब है सर? जब मेरी इमेज कहां बनी होगी बच्चे? जो माइक्रोस्कोप ने इमेज बनाई है वो कहां बनी होगी? मेरी आईज से कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर पर। 25 सेंटीमीटर पर। और वो कब होगा? वो कौन सा केस होता है सर? उस केस में मेरे को इमेज सबसे बड़ी दिखेगी या सबसे छोटी दिखेगी? मैक्सिमम दिखेगी, सबसे बड़ी। मैक्सिमम दिखेगी। इसलिए इस केस का नाम है सर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये इसका स्पेशल केस हो गया। बोलो सर मुझे ना 25 सेंटीमीटर वाला नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ के, मतलब अगर हम उससे आगे लाएंगे तो तब भी तो उससे दिखता ही आगे है। हमें बड़ी तो दिखेगी, लेकिन उससे आगे हम ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, किसी चीज को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सर दर्द होने लग जाएगा। हमारी आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आप अभी भी अगर अगर एक हेल्दी आई की किसी कोई बच्चा हो या कोई बंदा हो जिसकी हेल्दी आई है, हेल्दी आई है ना, जिसकी कोई डिफेक्ट नहीं आई में, तो अगर आपको उसको कुछ पढ़ा के देखना कोई लिखा हुआ, तो वो कितना क्लोज जाकर उसको ढंग से देखा है ना। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट यू नो एनीथिंग, ऐसा लिखा हुआ मान लो, तो मैं इसको कितनी पास ले जाके सही से पढ़ सकता हूँ कि मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द ना हो। तो वो 25 सेंटीमीटर तक होता है कि मैं उसको आराम से पढ़ सकता हूँ। इसलिए जो नियर पॉइंट है आई का, कि तुम पास से पास कितना देख सकते हो, वो कितना होता है? 25 ये सेंटीमीटर फोकल लेंथ होती है आइस के लेंस की। है। फोकल लेंथ होती है क्या ये आइस के लेंस फोकल लेंथ में ये नियर पॉइंट है कि तुम कितना उसको पास में जाकर देख सकते हो। यस सर। ठीक, तो याद रखना इस बात को। तो ये हो गया मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर इतने पास जब इमेज बनेगी तो आंखों में थोड़ा सा दबाव तो होगा या नहीं होगा? बताओ खुद। जब बहुत पास होगा तो कुछ ना कुछ आंखों पर क्या आएगा? दबाव होगा, आंखों पे स्ट्रेन आएगा। आंखों पे क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। इसलिए इस केस को नाम बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई केस। कौन सा केस? स्ट्रेन्ड आई के लिए, कि भाई यहाँ पर इमेज तो बड़ी दिखेगी लेकिन आंखों में थोड़ा दबाव आएगा, आंखों में दर्द, मतलब हल्का सा फुल्का थोड़ा सा दर्द सा होगा कि भाई बहुत पास है इमेज। इसलिए इस केस को बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई, आंखों पर दबाव आने वाला केस। लेकिन इस केस में इमेज कैसी बनेगी? मैक्सिमम। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इमेज बड़ी तो बने, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है कि इमेज कैसी बने? मैक्सिमम बने। बड़ी बन जाए काफी है, लेकिन सबसे बड़ी बनानी है मैक्सिमम, आंखों में दबाव देके क्या ही फायदा? इमेज बड़ी बने, लेकिन जरूरी नहीं है कि 25 सेंटीमीटर पे बनाओ। यानी आईज क्या रहनी चाहिए मेरी? बिल्कुल रिलैक्स। क्या रहनी चाहिए? आइस की जगह कैमरा रख दे अगर। क्या कह रहे हो? ये यूज कहाँ पे होगा अगर आइस की जगह कैमरा रख दे? मैं बता रहा हूँ ना ये केस, ये बता रहा हूँ। रिलैक्स कब बनेगा बताओ? तुम
किसी ऑब्जेक्ट को सबसे रिलैक्स कब देख पाओगे? तुम्हारी आंखों पे बिल्कुल भी असर ना हो, जोर ना पड़े, बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। और ज्यादा से ज्यादा दूर कितनी हो सकता है कोई? इन्फिनिटी। Infinite. इन्फिनिटी पे। तो अब जब मेरा VE है वो क्या हो जाए इस केस में? इन्फिनिटी पे बने। और तुम्हें पता है VE इन्फिनिटी पे कब बनता है? जब फोकल लेंथ क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? सोचो। फोकस। फोकस पर। इसलिए अब U की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? फोकस। तो UE की जगह क्या लिख दोगे? फोकस। तो इस मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में लिखो D/UE की जगह क्या लिख दोगे? D/F। तो ये केस क्या है? ये मैग्निफिकेशन का केस है, लेकिन ये रिलैक्स आई के लिए है। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो। दो केस बने हैं सर। जनरल फॉर्मूला क्या है? D/UE। इसके भी दो केस हैं। एक केस मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस, वो कब होगा? जब मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी? 1 + D/FE। और दूसरा केस क्या है सर? मैग्निफिकेशन तो रहेगी लेकिन मैक्सिमम नहीं रहेगी, लेकिन आईज में कोई स्ट्रेन नहीं होगा, रिलैक्स आई होगी। उस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या? D/FE। क्लियर है सबको? अच्छे से देख लो, 1 मिनट का टाइम है, देख लो। और किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें। अगर जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, अब उसको कंपाउंड में ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर सिंपल नहीं आया तो एक बार दोबारा पूछ लो, कोई भी चीज ना आ रही हो तो। करो ध्यान से। आ गया सर समझ। बाकी सब क्लियर है सर। चले आगे। आसान था। अब ये डराइव हो जाएगा तुमसे खुद से, ये बताओ पहले। क्योंकि Yes, मैंने sir. तो सिर्फ इसीलिए करवाना है क्योंकि तुम पेपर में डराइव कर सको एक्चुअल में। अगर पेपर में ही डराइव नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा? मैं तो फिर फॉर्मूला ही ना बता देता। जेई में करवा रहे होते ना, तो हम सिर्फ यही चीज करवाते तुम्हें जो इस पेज पे लिखी हुई है, ये दो चीज, एक ये और एक ये और एक ये, बस। और कुछ ना कराता, क्योंकि पेपर में आना सिर्फ इसीलिए करवाया है। चले आगे, आओ फिर। अब बारी आती है कंपाउंड। भाई अब क्या हो रहा है? माइक्रोस्कोप कर तो देता है भाई, 4x तक कर देगा ज्यादा से ज्यादा, पर और ज्यादा करेंगे तो इसके अंदर थोड़े से डिफेक्ट आ जाते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर एबिरेशंस बोलते हैं जिसको, जिसके कारण वो अच्छे से और इमेज को प्रोसेस करके हमें बहुत अच्छी मैग्निफिकेशन नहीं दे पाता। तो अब इसको ड्रॉबैक को सुधारने के लिए हमने नया माइक्रोस्कोप यूज किया, उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब उसके अंदर क्या होता है सर? उसके अंदर सर दो लेंस लगते हैं। एक सर ये वाला लेंस हो गया मान लो, ठीक। एक तो ये लेंस हो गया सर। और दूसरा कौन सा लेंस हो गया सर? इसको क्या हो जाता है बार बार? अब दूसरा लेंस देखना बच्चों, दिख रहा है सबको? यस और नो? ये लेंस। अब इन दोनों लेंस में क्या फर्क है, कोई मेरे को बता सकता है? एक तो सबको पता लग रहा होगा, एक फर्क तो एक तो छोटा है, एक बड़ा है। एक बड़ा है ना। एक की छोटी फोकल लेंथ है, एक की बड़ी फोकल लेंथ है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट देखना और ये वाला लेंस देखना साथ में। ये वाले लेंस के पास ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, इसीलिए इस लेंस का नाम हो जाता है कौन सा लेंस? ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसके साथ हमारी आईज होगी ज्यादा पास में, तो इसका नाम होता है आई पीस। क्लियर है सबको? जो आई के पास है उस लेंस को बोले, क्योंकि मैं आई मेरी वहां पे होगी, उधर से देखूंगा, तो आई के पास ये वाला लेंस है तो इसलिए बोल दिया इसको आई पीस। वहां पर ऑब्जेक्ट पास में है तो उसको क्या बोल दिया सर? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्या होगा सर, ध्यान से देखना। सर एक्चुअल में इमेज तो कौन से लेंस बनाएगा? देखो ऑब्जेक्टिव ने तो काम करना है, लेकिन एक्चुअल में इमेज कौन बना रहा है? जो आई के पास है उसका नाम क्या है? आई पीस। फाइनल इमेज तो कौन बनाने वाला है सर? आई पीस लेंस। यही बनाएगा, हाँ या ना? ऑब्वियस है सर, क्योंकि दूसरा इमेज बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का काम क्या होगा? देखो जो पहले वाला लेंस था वो वाला सेम, पहले वाला का लेंस कौन सा था हमारे पास? कौन सा लेंस था पहले वाला? सिर्फ एक लेंस था माइक्रोस्कोप वाला। उसने क्या किया था? इमेज को बड़ा बना दिया था।
लेकिन उसमें दिक्कत आ रही थी कि वो इमेज छोटी थी, उसको बड़ा इतना नहीं बना पाया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईपीस को कहेंगे कि तू इमेज को बड़ा बना, लेकिन हम जो पहले से इमेज जो आईपीस को देंगे, ध्यान से सुनना, आईपीस अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनाएगा। आईपीस क्या करेगा, पहले हम ऑब्जेक्टिव से इसकी एक इमेज बनाएंगे जो कि इससे क्या होगी, थोड़ी सी, इससे क्या होगी, थोड़ी सी, इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। फिर उस इमेज को कौन बनाएगा, दोबारा से एक इमेज बनाएगा आईपीस। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं, एक चीज ध्यान से देख। मैं क्या कर रहा हूं सर, मैंने कहा फाइनल इमेज कौन बनाने वाला, आईपीस। तो अगर फाइनल इमेज अगर आईपीस बनाने वाला है, तो तुम्हें इतना भी पता है कि पहले की इमेज दूसरे के लिए कैसा काम करती है बच्चे। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं। पहले की इमेज, पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए कैसा काम करेगी, किस चीज का, ऑब्जेक्ट की तरह काम ऑब्जेक्ट करेगी। की तरह। तो अगर आईपीसी फाइनल इमेज बनाने वाला है, तो इसके पास जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कौन लेके आएगा, ऑब्जेक्टिव। तो हम ऑब्जेक्ट, आईपीस ने अगर इमेज बनानी है और हम चाहते हैं वो इमेज सबसे बड़ी बने, तो वो इमेज कहाँ, वो जो ऑब्जेक्ट है आईपीस के पास कहाँ आना चाहिए, उसके फोकस और कहाँ के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, आईपीस ने अगर इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना चाहिए उसका, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में, जहां हमने पीछे किया था, सेम टू सेम। ये वाला काम जो आईपीस का है ना, ये बिल्कुल वही वाला काम करेगा जो हमने किस में किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको याद है मैंने सबके नीचे कौन सा वर्ड लिखवाया था, ME, लिखा था। वो ई का मतलब यहां पर आईपीस होगा, सिर्फ इसलिए ताकि आप दोनों को रिलेट कर सको। आईपीस का सेम वही काम है जो किसने किया था सर, हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो हमने क्या करना है, हमने बस यहाँ पर एक इमेज बनवानी है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अगर मेरे को एक इमेज बनानी है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो मैं कुछ ऐसा बनवाऊंगा सर, यहाँ पर लाइट रे डालूंगा, ये एक लाइट रे यहां जाएगी सर, है ना, और दूसरी लाइट रे हमारे पास, अब मैं दोनों तरीके से बनवाऊंगा, देखना। पहले मैं यहां से ये लाइन खींचूंगा क्योंकि हमारे पास खेल तो है नहीं। तो एक ये रहा सर, दूसरा सर ये रहा, दिख रहा है सबको, यस और नो। यस सर। अब ये जो इमेज बन रही है, ये देखो आईपीस के लिए कहां बन रही है सर, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में। दिख रहा है ना सबको, यस और नो सर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। फर्स्ट मिरर से कहां पड़ा है हमें नहीं पता अभी। अब ध्यान से देखो, ये उसका पहले वाले ऑब्जेक्ट का, ध्यान से सुनना, पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है इसलिए इसको यूओ से लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यूई क्या है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किससे सर, कहां से, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनी है सर, अगर ये ए बी है तो इसका ए डैश और बी डैश बोल दो। तो ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलूंगा बच्चे, यहां से यहां तक के वी ओ, राइट, वी ओ, क्योंकि ये किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव। किसी को कोई डाउट इसमें, यस और नो, अच्छे से देख लो। ये हो गया मेरा एच ओ, ये हो जाएगा एच आई डैश, ठीक। अच्छा सर, अब आगे वही जो तुमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, उसने क्या किया था सर, एक लाइट रे यहां से जाएगी सर और बेंड होकर, और एक लाइट रे यहां से जाएगी सर बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों आपस में कहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं क्या आप लोगों को, बताओ। नो सर। तो ये कहीं पीछे जाकर हमारे पास मिलती हुई नजर में आएंगी हमें, तो वहां पर ही हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, इमेज बन जाएगी, वहां पर ही हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये कहीं पीछे हमारे पास मिलती हुई नजर आने वाली है। ठीक, ये हमारी क्या बनेगी, इसकी इमेज देखो, देखो कितनी बड़ी इमेज बन रही है, दिख रही है सबको। यस सर। तो अब ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश था, तो ये ए डबल डैश और बी
डबल डैश इसका, इसको एच आई डैश बोल दिया, इसको एच आई बोल दिया, सिंपल। अब इसको भी नाम दे दो सर। इसके ऑब्जेक्ट था ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, ये आई पीस का है, तो इसको किससे लिखूंगा? यू UE. यू ई से लिख देंगे, वेरी गुड। और इसकी डिस्टेंस को क्या लिख दूंगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस? वीई। बस बात खत्म। क्लियर है सबको? यस और नो? अब Yes, ध्यान sir. से देखो, अब इसका भी अल्फा तो फिक्स रहेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है? एक सेकंड रुकना बच्चों। चलो भाई, तो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना सर, वही अल्फा तो वही रहेगा सर। अल्फा की वैल्यू क्या है? एच D नोट upon बाय, एच नोट बाय क्या था? एच नोट बाय H naught by D थी. टी। अब हमें मैग्निफिकेशन के लिए चाहिए होता है बीटा बाय अल्फा। आओ बीटा देखते हैं सर। ये आईज यहां से देख रही होंगी सर, और उसको ये इमेज दिख रही होगी, तो ये लाइन देखो कहां जा रही है सर। ये जो है एंगल सबटेंडेड बाय द क्या है? इस लाइन को थोड़ा सा और सीधा करना था मेरे को, क्या बात, तुमने भी नहीं बताया? थोड़ा सा गलत बन जाएगा वरना। यहाँ से टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा बनाओ बिल्कुल। तो नहीं बन पाएगा, कोशिश करते हैं बाकी। यहाँ से तो नहीं बनेगी, फिर इमेज थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ेगी, देखते हैं। दिख रहा है सबको? यस और नो? ये सही है ना? तो ये देखो, ये आईज जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है सर? देखो ये एंगल, इसी एंगल को क्या बोल दूंगा बच्चे? बीटा। दिख रहा है सबको? यस और नो? Yes. ये Yes. इमेज कितना एंगल सबटेंड करिए? बीटा। और इसी बीटा को मैंने निकालना है। ये बी डैश से कंफ्यूज मत हो जाना, ये बी डैश अलग है, मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख दूंगा। ए डैश बी डैश यहाँ है, हमको बीटा का नाम देखना। तुम बीटा देखो अगेन सर। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, अगर आप ध्यान से, मेरे को दोबारा से बनाना ही पड़ेगा डायग्राम हल्का सा, क्योंकि ये इमेज अगर तुम्हें ट्रायंगल नहीं दिखेगा तो फिर उसका कोई फायदा होगा नहीं। तुम लोगों ने भी देखा नहीं सर यहाँ से लाइन टेढ़ी कैसे दिख रही है, क्योंकि स्केल नहीं था। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। क्योंकि अगर मैं इसकी इमेज ले आता ना बच्चे, तो फिर बुक्स में भी तुम इमेज देखते हो, यहाँ पर भी तुम इमेज देखोगे, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा तुम्हें? है ना? तो खुद से बनाएंगे तभी समझ में आएगा तुम्हें। तो एक लाइन तो देखो, ये ऑब्जेक्ट से जा रही है यहाँ तक, ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे ये जा रही होगी सर। ठीक, इसको पीछे एक्सटेंड करो एक तो, यहाँ पे कहीं इमेज बनती नजर आएगी, वैसे तो और दूर बनेगी। इमेजिन कर पाओगे तुम इसको अगर थोड़ा सा दूर बना दे तो? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो एक तो लाइट रे ये हो गई, और दूसरी लाइट रे बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगी ऐसे, ये लाइट रे बनेगी। और इमेज कहाँ? यहाँ बन रही है हमारी, दिख पा रही है तुम्हें सबको? देखना, Yes, sir. ये इमेज बन गई इसकी सर। और इससे भी अगर पीछे पास इसके पास ऊपर ही देखना तो, हाँ क्या कह रहे हो? इसके पीछे बनेगी कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी हाँ कि हाँ, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, और जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी आगे भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी एग्जाम में डायग्राम एक्यूरेट होना चाहिए? हाँ, डायग्राम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब तुम्हें दिखते एनर्जी तो ये तो दिखती रहे ना कि तुम्हारे सारा रूल सही फॉलो हो रहे हैं। मतलब सर जैसे मेरी लाइन टेढ़ी दिख रही थी तो मैंने अपने आप इरेज कर दी ना, अब तुम्हारी देखो कहीं से भी टेढ़ी नहीं दिख रही होगी लाइन, तुम्हें दिख रही है? देखो कहीं से भी टेढ़ी नहीं दिख रही सर, बिल्कुल सही दिख रही है। ये हो जाएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश, बाकी सब कुछ सेम था। एंगल अब देख लो, देखो एंगल इस लाइन ने कितना सबस्टेंड किया है आइस पर, तो सर वो ये एंगल हो गया बीटा। अब ध्यान से देखो, बीटा निकालना है। अब अगेन बीटा दो एंगल से निकल सकता है, ए डैश बी डैश और ओ से, और दूसरा सर फिर से बड़ी वाली लाइन भी है, या तो मैं ए डैश बी डैश ओ, मैं शेड कर देता हूं, या तो इस ट्रायंगल का यूज करूंगा, देखो ए डैश बी डैश ओ, क्योंकि बीटा इसमें है। या सर इससे भी बड़े वाला ट्रायंगल है जो फाइनल इमेज वाला बन रहा है, या उसका यूज करूंगा। बताओ किसका यूज करे सर?
या इसका यूज करें? बताओ किसका यूज करें सर, या इसका यूज करें बड़े वाले का? ये बड़े वाला पूरा बताओ कौन से का यूज करना चाहते हो? बड़े वाले का यूज करें या छोटे वाले का यूज करें सर? बड़े वाला है ये वाला, ए डैश बी डैश और ये वाला। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा ट्रायंगल यूज करना चाहते हो, बड़े वाला या छोटे वाला? बताओ फटाफट। छोटे वाला, क्योंकि उसकी हाइट थी। छोटे वाला। अब यस बिल्कुल वही रीजन है सर, बड़े वाले की हाइट तो नहीं पता, हालांकि अभी छोटे वाले की भी नहीं पता मुझे, पर मैं छोटे वाले का भी कन्वर्ट करने की सोचूंगा, लेकिन बड़े और छोटे में जो पता चल गया मेरे को, छोटे वाले का कंफ्यूज करना ज्यादा सही, यूज करना सबसे ज्यादा सही है। तो आओ निकालते हैं एक बारी। टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालना छोटे वाले ट्रायंगल में, वही सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, देखो ए डैश बी डैश, और बेस क्या है सर कितना, और ए डैश बी डैश को भी आप क्या बोल दो सिंपल, मैंने नाम तो दे ही रखा है उसको, क्या बोलोगे ए डैश बी डैश को? H1 H1 एच आई डैश है ना। अच्छा सर, और सर बी डैश को क्या, इसको क्या बोलोगे बेस को? बेस कितना है देखो, UE यूई। तो सर बीटा हमारे पास आ गया एच आई डैश बाय यूई। तो हमारे पास, हमें पता है सर कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है टोटल माइक्रोस्कोप की, वो हो गया सर बीटा बाय अल्फा, और बीटा की जगह हमने क्या लिखना है सर, अभी अभी देखा है आपने, एच आई डैश बाई यूई, एच आई डैश बाई यूई। और अल्फा तो आप सबको पता ही है कितना है, सब बोलो अल्फा कितना है? HO/D। HO अपॉन डी। अब ध्यान से देखना, अब काम खत्म हो चुका है सर, इसको रीअरेंज करना एक बारी। एच आई डैश बाय एचओ को एक साथ लिख दो, ये डी डिवाइड के डिवाइड में है तो कहां आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है यूई। दिख रहा है सबको, यस और नो? देखो यस देख लो भाई, क्या है एच आई डैश बाय एचओ इंटू में डी बाय यूई। तो सर अब एक बार ध्यान से देखो, डी बाय यूई तो कभी हमने देखा है ना, कहां देखा है Yes, डी sir. बाय यूई? किसकी माइक्रोस्कोप की? सिंपल Simple. माइक्रोस्कोप की क्या थी, मैग्निफिकेशन। और ये आई पीस का आया हुआ है, यानी इसकी जगह मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या आई पीस, हाँ या ना? एमई लिख सकता हूं सिंपल, पिछले केस में यही तो किया था। Yes, अच्छा sir. सर, अब आता है एच डैश बाय एचओ। सर आप देखो ये एच डैश बाय एचओ क्या है, ये है हाइट ऑफ इमेज दिस, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए उसकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो, वो उसकी क्या होती है, मैग्निफिकेशन नहीं होती, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Yes, बोलो sir. हाँ, तो ये किसकी मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये प्रूव करना भी आ सकता है, बताओ यहाँ पे एमसी लिख देता हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो कुछ नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन निकालो और आई पीस की मैग्निफिकेशन निकालो, दोनों को आपस में क्या कर दो, बस मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है कैसे निकाली है मैंने? देख लो अच्छे से, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन और आईपीस की मैग्निफिकेशन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, और इसी फॉर्मूले को दोबारा देखो, डी बाई यूई को तो ऐसा ही रहने दो। अब एक बात मेरे को ये भी बता दो, एच डैश बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को आपने लिख तो दिया एच डैश बाई एच, लेकिन इसको और भी क्या लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन का और फॉर्मूला क्या होता है एक लेंस के केस Minus. में, वी बाई यू, सिंपल वी बाय यू, राइट। अब ध्यान से देखना सर, एच डैश सर नीचे की तरफ बना है या ऊपर की तरफ बना है एच डैश, बताओ? नीचे की तरफ. नीचे की बना. तरफ, देखो आप खुद देख लो, ये एच डैश नीचे की तरफ बना हुआ है, तो इसको कैसे ले लूंगा, नेगेटिव। एच ओ तो कैसा ही है सर, ऊपर की तरफ, तो इसको तो पॉजिटिव लिखूंगा, इज इक्वल टू वी। वी कहां बनी है सर, राइट साइड बनी है या लेफ्ट साइड बनी है ऑब्जेक्टिव के, इमेज कहां बनी है उसके, राइट साइड बनी है, तो वी ले लूंगा पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट था लेफ्ट साइड तो नेगेटिव लिया, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया,
तो देखो एच डैश बाय एच ओ की जगह आप क्या भी लिख सकते हो बच्चे, v बाय यू, लेकिन ये v नोट है और ये u नोट है, तो h डैश बाय एच ओ की जगह क्या लिख दो, v नोट बाय यू नोट। तो ये भी इसी का फॉर्मूला आ जाएगा सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का। तो मैं अच्छे से बता दूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v नोट बाय यू नोट इंटू डी बाय यू ई। दिख रहा है क्या सबको? देख लो अच्छे से। यस सर। अब इसके दो केस वही सर, पहला केस कौन सी आई का होगा सर, स्ट्रेन्ड आई का। दूसरा कौन सी आई के लिए होगा सर, रिलैक्स। रिलैक्स आई का। अब अगर रिलैक्स आई के लिए बात करूं, मैं स्ट्रेन्ड आई के लिए बात करूं, तो वी नोट बाई यू नोट तो चेंज होने से रहा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, डी बाई यू ई। स्ट्रेन्ड आई के लिए डी बाई यू ई की जगह क्या आ जाता था सिंपल माइक्रोस्कोप में, बताना। 1 प्लस में डी बाई एफ। 1 प्लस में डी बाई एफ, बस कुछ नहीं चेंज होना, यही आ जाएगा इसका फॉर्म। अच्छा रिलैक्स आई के लिए सर, वी नोट बाई यू नोट तो चेंज होने से रहा, डी बाई यू ई की जगह बस क्या आ जाता था, डी बाई एफ ई। तो ये इसका रिलैक्स आई का केस हो गया। हालांकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यहां मिलेगी। देख लो, ये सर केसेस थे हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, इससे बाहर नहीं आ सकता। हाँ एक चीज है जो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, हल्का सा पढ़ के आना है उसके बारे में। सर ये जो ऑब्जेक्टिव से आईपीस की दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं एल, और एल हमारे पास क्या है, ट्यूब लेंथ। इसको क्या भी बोल सकते हो आप, ट्यूब लेंथ। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अब तुम्हें इसी फॉर्मूले को एल की फॉर्म में अगर बदलना हो तो तुम कैसे बदलोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्लियर है सबको, यस और नो? पेपर में भी जाके आ सकता है ट्यूब लेंथ, क्वेश्चन देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, बट एक बार होमवर्क के लिए देखो, अगर होमवर्क नहीं दूंगा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। ये तुम्हारे पास केसेस हैं, इसको समराइज कर लूंगा, लेकिन समराइज करने से पहले तुम बताओ कि इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो, अगर नहीं है तो हम इसको समराइज करें क्या समराइज? क्या कह रहे हो बच्चे? नहीं ये डाउट आप करो समराइज। चलो फिर, तो सर सबसे पहले क्या केस था, सिंपल का साथ साथ बोलना। सिंपल माइक्रोस्कोप में सर दो केस, सब जनरल फॉर्मूला क्या था, डी बाय यू ई। इसके दो केस थे सर, एक स्ट्रेन्ड आई के लिए और एक, बोलो भाई, एक कौन सी आई के लिए, रिलैक्स आई के लिए। स्ट्रेन्ड आई के लिए क्या था सर फॉर्मूला, 1 प्लस डी बाय एफ ई, और इस आई के लिए क्या था सर, रिलैक्स के लिए डी बाय एफ ई। अब मैक्सिमम कौन सा केस था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगी, स्ट्रेन में या रिलैक्स में? स्ट्रेन में मिलेगी। स्ट्रेन में मिलेगी। सिमिलरली कंपाउंड के लिए सर हमने केस किया था सर, इसके लिए सर जनरल फॉर्मूला क्या था सर, वी नोट बाय यू नोट इंटू डी बाय यू। फिर इसके दो केस थे सर, स्ट्रेन्ड के लिए और रिलैक्स के लिए। सर स्ट्रेन्ड के लिए क्या फॉर्मूला आ गया सर हमारे पास, वी नोट बाय यू नोट इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई, और रिलैक्स के लिए क्या आ जाएगा, वी नोट बाय यू नोट इंटू डी बाय एफ ई। और कंपाउंड का एक और फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं सर, दोनों की मैग्निफिकेशन की फॉर्म में, वो क्या था, याद है किसी को? एम ओ मल्टीप्लाई बाय में एम ई। कई बार क्वेश्चन में ये भी दे देगा तुम्हें, कहेगा ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इतनी है, आईपीस की इतनी है, बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी है। क्या नहीं कर पाओगे? दोनों को बस आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है। और हाइट की फॉर्म में लिखना हो तो हाइट की फॉर्म में लिख देना, एच बाय एच आई बाय एच ओ। ये हमारे पास आज का केसेस थे बच्चे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आज का लेक्चर खत्म होता है हमारा। आप जाके इसको रिवाइज करना। क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा नहीं, क्वेश्चन तो उठा नहीं रहे, डेरिवेशन में दिक्कत थी तो इसलिए डेरिवेशन ही कर रहे हैं। फिर भी किसी को डाउट हो कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, यू कैन गो। होमवर्क दिया ना, उसे एक बार रिपीट कर दो। होमवर्क ये है कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके जो फॉर्मूले को तुमने ट्यूब लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करके आना है, कैपिटल एल की फॉर्म में।
और ट्यूब लेंथ होता क्या है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी को ही ट्यूब लेंथ बोलते हैं, या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चे? Yes, sir. ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Yes, sir. ओके Bye, sir. Bye, sir. Thank you.